ओके, जय स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने देखा था किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ और कुछ क्वेश्चंस मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मतलब टाइम हो गया पिछले मतलब लास्ट वीडियो और इस वीडियो में, इसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहले उन्हें सॉल्व कर लेते हैं और आई होप आपको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने दिया था, इसको पहले सॉल्व करते हैं। व्हाट्स द मैनिपुलेशन विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। ओके, तो आई होप अगर आपने थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा, या फॉर्मूले से भी देखें तो जब भी हम रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है क्योंकि ऐड होते हैं सिंपल। और जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होते हैं। मैं से आपको प्रूव कर सकता हूँ, अगर 1 ओम और 1 ओम सीरीज में हो तो इक्विवेलेंट आएगा 2 ओम, और 1 ओम और 1 ओम पैरेलल में कनेक्ट हो तो इक्विवेलेंट आएगा 0.5 ओम। तो हमारा सीरीज में कनेक्ट करने पर रेजिस्टेंस की मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज करती है और पैरेलल में कनेक्ट करने पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज करती है। और हमसे पूछा मिनिमम रेजिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन पांचों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और वही होगा हमारा वे ऑफ कनेक्शन इन इस क्वेश्चन में। ये 3, 4 एंड द लास्ट वन 5, और इन सब की वैल्यू है 1/5 ओम। ओके, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, ये सारे रेजिस्टेंस की। ओके, तो अगर आप इसको ध्यान दें, व्हाट रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड बाय यूजिंग 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ 1/5 ओम, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? 1/r, अगर हम फॉर्मूला यूज करें, मैं फॉर्मूला नहीं, मैं डायरेक्ट मतलब पुट करता हूँ डाटा, तो 1/r = 1/r1, और 1/r1 क्या है? 1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/1/5 प्लस 1/1/5 प्लस 1/1/5, ऑल 5 रेजिस्टेंस। सो दस ये 1/5 ऊपर चला जाता है, ये होगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दिस इज 25। सो r equivalent will be equal to 1/25 ohm. Okay, so I hope clear होगा and this will be the answer 1/25 ohm. Now जो अगला क्वेश्चन मैंने दिया था ये है, in this question we need to find out this current. Okay, so let's see this question. इस क्वेश्चन में इसमें हमें बैटरी इज ऑफ 10 वोल्ट. Now I hope this will be clear. So battery is of 10 volt. This is 3 ohm resistance, 2 ohm resistance, and this current we need to find. Okay. तो ये जो 10 वोल्ट है ये इन दोनों के क्रॉस है, ये 3 ओम के क्रॉस, 3 ओम के क्रॉस नहीं, 2 ओम के क्रॉस नहीं, ये पूरे के क्रॉस है। तो इसको करने का तरीका ये है, जैसे आपने पढ़ा था कि I = V/R, तो V/R जो ओम्स लॉ था उसमें मैंने बताया था कि ये एलिमेंट लॉ होता है, सिर्फ एक एलिमेंट लगा सकते हैं। तो जब मैं V लिखूंगा तो V की वैल्यू जैसे मैं मान लीजिए मैं लिखा I = 10/3, तो क्या 3 ओम के क्रॉस 10 वोल्ट है? नहीं, मैं 3 नहीं लिख सकता, मैं 2 भी नहीं लिख सकता क्योंकि 2 ओम के भी क्रॉस 10 वोल्ट नहीं है। इस नेट जो पूरा नेट रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस 10 वोल्ट है, और नेट रेजिस्टेंस कितना है? आई होप क्लियर होगा। ये दोनों को अगर मैं सीरीज में इक्विवेलेंट निकालता हूं तो आएगा 5 ओम। सो I = V/R, एंड फ्रॉम हेयर I = V is 10 वोल्ट, और कितने वोल्ट, कितने रेजिस्टेंस अक्रॉस 10 वोल्ट है? वो है 5, 3 + 2, सो दिस विल कम एज 5 एंड दिस विल कम एज 2, सो दिस विल I will be equal to 2 एम्पियर एंड दिस विल बी योर आंसर। ओके, अच्छा मैं ये नहीं कहता कि इसको सॉल्व करने का यही तरीका था, इसको सॉल्व करने के और भी सारे तरीके हैं, आप जैसे भी करना चाहें। ओके ओके, नाउ लेट्स सी दिस वन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? निकाला था V 1/5 हमें निकालना था, और एक चीज़ और निकाली थी, दैट इज करंट I। ओके, सो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? सर, निकाल लेते हैं करंट निकाल लेते हैं, और फिर निकालते हैं हम ये वोल्टेज 1/5। ओके, सो हाउ टू फाइंड द करंट? I = 10 अपॉन ये नेट वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये है हमारा 2 ओम और ये है 1/5। तो हमें यहाँ पर हमें जो रेजिस्टेंस निकलना होगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट है, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस 10 वोल्ट है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 + 1/5। ओके, अब हमें इसे सॉल्व करना है, समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शन सॉल्व करना है हमें एक। तो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 50 अपॉन 10 + 1।
आई होप क्लियर होगा। जैसे यहाँ 5 × 50 हो जाएगा, ये 5 × 2 10 प्लस 5 × 1/5 दैट इज 1, तो दिस विल कम एज 50/11, तो दिस विल बी समथिंग I is equal to 4, yeah 44, and after that 6, so this will be 5.55 I think, okay 4.5 ampere something, this is not exact value. If that was, अगर ये 10 होता तो ये 5 आता, तो 11 है तो 5 का मतलब 4.5 अप्रॉक्स। नाउ अब फाइंड करें V इक्वल टू 1/5, मतलब V 1/5 के क्रॉस वोल्टेज, तो V वोल्टेज अक्रॉस 1/5 ओम विल बी इक्वल टू V होता है I इंटू R, और रेजिस्टेंस होगा 1/5 और करंट होगा अक्रॉस या फिर थ्रू 1/5 ओम, मतलब इसके थ्रू करंट कितना है। तो आई होप क्लियर होगा कि जो सीरीज में करंट सेम होती है तो इसके मतलब इसके थ्रू करंट अगर आई है तो इसके भी थ्रू करंट आई है, और आई वैल्यू कितनी है 4.5 एम्पियर, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4.5 इंटू R इज गिवन एज 1/5 ओम, सो दिस विल कम समथिंग एज 0.9 या 0.9 वोल्ट। सो आई होप क्लियर होगा। ऐसे हम निकालेंगे अगर वोल्टेज और करंट हमें निकालना हो। ओके, सो अब मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है पावर इन रेजिस्टर्स, एंड दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, लेट मी पुट द हेडिंग फर्स्ट। ओके, बिफोर मूविंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर इसे पावर डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी मतलब टॉपिक नाम जाना जाता है। मैं आपको दो पॉइंट और बताना चाहता हूँ सीरीज और पैरेलल को लेकर। एक्चुअली मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, लेकिन मैं आपको दो डिफरेंस और क्लियर करना चाहता हूँ दोनों के बीच में। ये दोनों पॉइंट मैं आपको जो बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनका यूज़ आप डायरेक्ट करके क्वेश्चन को बहुत ईजी और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और ये कोई पर्टिकुलर सिर्फ कनेक्शन या फिर सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए वैलिड नहीं, ये सबके लिए वैलिड है, सीरीज एंड पैरेलल। ओके, नाउ सीरीज एंड पैरेलल, मैं सर्किट ड्रॉ करता हूं एक। ओके, लेट मी ड्रॉ सर्किट फर्स्ट। तो सीरीज में मैं एक, लेट्स से आई एम टेकिंग अ 3 एलिमेंट कनेक्टेड इन अ सीरीज, और एक बैटरी कनेक्ट है इनके अक्रॉस। नाउ this is, let's say this is R1, let's say this is R2, and let's say this is R3, and this battery is E, and this current is I. Okay, similarly मैं यहाँ भी ड्रॉ करता हूँ, let's say R1, R2, okay, next one is R3, and EMF is E. ओके, तो ये हमारा पैरेलल कनेक्शन और ये हमारा सीरीज कनेक्शन। नाउ लेट्स सी, एक और पॉइंट मैं मार्क कर लेता हूँ। इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो है VR1, VR2, VR3, और इसके यहाँ से जो करंट है ये है IR1, IR2, IR3, and this current is I. Okay. Okay. और भी चीज़ें अगर आप मार्क करना चाहें, जैसे मार्क करना चाहें VR1, VR2, VR3, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ अगर आप सीरीज में देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर करंट इन सीरीज करंट across the branch remains same in series, मतलब इसके अक्रॉस जो पूरी करंट है, इसके यहाँ से करंट कितनी पास होगी I, यहाँ से भी I, और इसके थ्रू भी I, तो मतलब इन तीनों के जो थ्रू करंट पास होगी, सॉरी लेट मी राइट द थ्रू, ओके, करंट थ्रू द ब्रांच रिमेन सेम। इन सीरीज में आपकी ये जो पूरी मतलब ये ब्रांच से R1, R2, R3 ना होकर R5, मतलब R6, Rn तक है, और n कुछ भी हो सकता है हमारा कोई भी नंबर, तो आप पाएंगे कि जो सारे रिलेशंस आपके कनेक्टेड हैं, मतलब या फिर जो आपकी जो भी एलिमेंट कनेक्ट है सीरीज में, उन सबके क्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगी, इन सब के क्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगी। सिमिलरली, और जैसे एनालॉगस टू दिस,
in parallel voltage through across all the branch remains same. now सीरीज में सब सारे मतलब पूरे ब्रांच के थ्रू करंट सेम होगी, और इसमें सारे ब्रांच जो पैरेलल में कनेक्ट है R1 R2 R3 इन तीनों ब्रांच, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो सेम होगा. ओके, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेट I थ्रू R1, हालांकि मैंने I R1 मार्क नहीं किया इसमें इस सर्किट में, बट I R1 इज इक्वल टू I R2 इज इक्वल टू I R3 और इज इक्वल टू I हमारा क्या है, I मेन करंट है. सिमिलरली या एनालॉगस टू दिस आई कैन से वोल्टेज अक्रॉस R1, यहाँ पे वोल्टेज का मैं यहाँ पे मार्क कर देना चाहिए था, दिस इज समथिंग इसी तरह VR2 VR3, तो वोल्टेज अक्रॉस R1 दिस इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R2, this is equal to voltage across R3, and this is equal to AMF, that is main voltage. Okay, so I hope this will be clear. Next point is, in this case voltage, or I can say voltage, I can say net, मतलब ये जो वोल्टेज जो सबके अक्रॉस अप्लाई है, वोल्टेज इज divided in series accordingly. Okay, accordingly means वोल्टेज अक्रॉस R1 जो होगा वो वोल्टेज अक्रॉस R2 के इक्वल नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा. अच्छा, कौन ज्यादा होगा, ये डिपेंड करेगा R1 और R2 की वैल्यू पर, मतलब कौन ज्यादा है, R1 बड़ा है या R2 बड़ा है, ये इस पर डिपेंड करेगा. ओके, सो आई कैन से डेट मैं को ऐसे बता सकता हूँ कि VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 इक्वल होगा E के. ओके, लेकिन नॉट टेकन इन ऑर्डर, अगर आप ऑर्डर में टेक करें, ऑर्डर में पिक नहीं करेंगे, अगर आप ऑर्डर पिक करने लगे तो अलग डिफरेंस आ जाएगा. ओके, इस यहाँ पर मैं कह सकता हूँ करंट, एंड व्हाट आई मीन बाय करंट इज नेट करंट, एंड व्हाट इज नेट करंट, नेट करंट इज आई, और यहाँ पे नेट वोल्टेज ई है. करंट इज डिवाइडेड इन पैरेलल accordingly. Okay, current is divided in parallel and voltage is divided in series. Okay, मैं को इस तरह समझा सकता हूं कि इस केस में जो IR1 होगा, IR2 और I3 होगा, इन तीनों का सम I के इक्वल होगा. अगर आप ऐसे भी इन दोनों बातों को सोचें तो I इक्वल होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 के भी अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ, और इसमें VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 प्लस E इक्वल टू 0 होगा, मतलब VR1 प्लस VR2 प्लस VR3 इक्वल टू माइनस E होगा, लेकिन टेकन इन ऑर्डर में होगा. लेकिन जब मैंने कहा टेकन इन ऑर्डर नहीं लेंगे तो आप इक्वल टू E लिखेंगे, मतलब नेगेटिव साइन को नहीं लिखेंगे. ओके, तो ये किससे आया, KVL से, और ये आया KCL से. ओके, एक और पॉइंट, चूंकि स्टूडेंट हमेशा मतलब ये आप समझ लेते हैं या इंटरप्रेट कर लेते हैं यहाँ से कि सर मतलब कि इस केस में हमेशा ही VR1 VR2 और VR3 इक्वल नहीं होंगे, और इस केस में से IR1 IR2 I3 इक्वल नहीं होंगे. ये सही इंटरप्रिटेशन नहीं है. एक केस क्या हो सकता है, लेट्स से इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3, मतलब कि अगर तीनों रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएं, इस केस में मान लेते हैं अगर यहाँ पर भी तीनों रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 इक्वल हो जाएं, तो तब आप पाएंगे कि VR1 ये इक्वल होगा VR2 और ये इक्वल होगा VR3 और ये इक्वल होगा E/3 के. ओके, मतलब इक्वली डिवाइडेड होंगे और ये E/3 के इक्वल होगा, लेकिन अभी भी ये तीनों नेट वोल्टेज के इक्वल नहीं होंगे. देखिए ये अभी भी डिवाइड होगा और पहले भी डिवाइड होगा, लेकिन इस वक्त जब तीनों इक्वल हो तो इक्वली डिवाइड होगा. ओके, लेकिन और क्या हो जाएगा, VR1 प्लस VR2 इक्वल होगा, लेकिन पहले कैसे डिवाइड होता, लेकिन VR1 और VR2 इक्वल नहीं होता. यहां पर IR1 इक्वल टू IR2 एंड इक्वल टू IR3 और ये इक्वल होगा I/3 के. ओके, दिस विल बी इक्वल टू I/3, मतलब इस केस में करंट डिवाइड होगा और इक्वली डिवाइड होगा, और IR1 IR2 IR3 तीनों इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे I/3 के. पहले मतलब अगर तीनों इक्वल नहीं होते तो भी करंट डिवाइड होती, लेकिन तब इक्वली डिवाइड नहीं होती. जैसे इक्वली को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसे देखिए, लेट से ये तीनों रेजिस्टेंस 3-3 ओम के हैं और ये है हमारा E है आपका लेट से 12 वोल्ट. ओके, ये है हमारा 12 वोल्ट. तो अगर ये 12 वोल्ट है तो इसके क्रॉस आएगा 4 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट, फिर 4 4 + 4 8 + 4 12.
इक्वल 12 आएगा। लेकिन मान लीजिए ये तीनों इक्वल, मान लीजिए 1 2 3 हो गए, तो ये 12 वोल्टेज 12 फिर डिवाइड होगा, लेकिन इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा और इसके क्रॉस वोल्टेज होगा 1 और 2 के क्रॉस, वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, इक्वली डिवीजन नहीं होगा। इक्वली डिवीजन कब होगा? जब ये केस होगा, R1 R2 और R3 इक्वल होंगे। ओके, सिमिलरली केस में करंट अगर तीनों रेजिस्टेंस अगर सेम है, ओके हाँ ना, ओके रेजिस्टेंस अगर तीनों सेम है, तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट है ये है आपकी 12 एम्पियर, तो सारे ही आपके ब्रांच में 4 एम्पियर जाएगा, ताकि सब चारों का सम, मतलब तीनों का सम मिलकर 12 एम्पियर के इक्वल हो सके। ओके, सो आई होप दिस विल क्लियर टू यू। नाउ लेट्स राइट द न्यू हेडिंग, दैट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और आई कैन से हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दोनों नाम से ना जाता है इस टॉपिक को। हीटिंग effect of electric current। नाउ व्हाट डू ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत खास नहीं है। बेसिक बेसिक चीज़ें अगर आपको क्लियर हो तो ये बहुत ही, मतलब आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक होगा। इसमें कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला है, उसे अप्लाई करना है, और इसमें भी जो फॉर्मूला है या जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, एक लॉ है, वो भी एलिमेंटल लॉ है, मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे अप्लाई होगा। मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, मैंने डिफाइन किया था पोटेंशियल वोल्टेज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज। मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया था, अगर आपको किसी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो उस पॉइंट पर आप इन्फिनिटी से चार्ज लाइए Q, और जो वर्क आपने किया है उस वर्क को उस चार्ज से डिवाइड कर दिए, जो वैल्यू आपको मिलेगी वही उसकी पोटेंशियल होगी उस पॉइंट की। तो V इज इक्वल W/Q, और कैसे चार्ज पर वोल्टेज पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, मैं यहां से ले सकता हूं दैट द वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। मतलब अगर किसी पॉइंट, मतलब मुझे एक स्पेस में या किसी रीजन में हर एक पॉइंट का पोटेंशियल पता हो और उस पॉइंट पे चार्ज लाने का मुझे वर्क कैलकुलेट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उस पॉइंट पोटेंशियल को उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूंगा जिस चार्ज को मुझे वहां तक लाना है, इजिली। ओके, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, स्पेशली वर्क एनर्जी थ्योरम, आपने शायद वर्क एनर्जी पावर शायद एक चैप्टर पढ़ा होगा 9th में, तो आपने पढ़ा होगा दैट पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन। आपने डेफिनेशन पढ़ी, पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, और यू कैन से वर्क डन पर यूनिट टाइम, आई कैन से P इज इक्वल टू W/T। ये बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पावर का। तो ये तो आपने नॉर्मल जनरल फॉर्म पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रिक, वो ये जो वर्क डन मैंने लिखा है ये इलेक्ट्रिक के लिए है, मतलब मैंने इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए ये वर्क लिखा है। तो अगर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए हम पावर कैलकुलेट करें तो मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, और मैं पुट कर सकता हूं वर्क को V इंटू Q अपॉन T। ओके, W इज इक्वल टू V इंटू Q इस फॉर्मूले से, और पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो मैंने बस W की जगह V इंटू V, सॉरी ये Q है, सॉरी नॉट W। ओके, मैंने वर्क की जगह पोटेंशियल इंटू चार्ज मल्टीप्लाई करके पुट कर लिया। मैं यहाँ लिख सकता हूँ डेट W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये मैंने पुट किया है W/T फॉर्मूले में। ओके, मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ V डॉट Q/T, एंड व्हाट इज Q/T? आई होप आपको याद होगा डेट चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम होता है करंट। सो I इज इक्वल टू Q/T। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ पावर इज इक्वल टू V इंटू I। बेसिकली दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एज कंपेयर टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो फॉर्मूला हम ज़्यादातर यूज करते हैं। हालांकि तीनों फॉर्मूले आपके सेम ही है और तीनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं, और एक किसी भी एक से आप तीनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। अच्छा, 3 फॉर्मूले कौन मैं बता रहा हूँ, तो इसी फॉर्मूले से मैं 2 और फॉर्मूले निकालने जा रहा हूँ, आप देखिए उसे कैसे। ओके, सो पावर इज इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला आप भी दिमाग में रखिएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो हमने लिखा पावर इज इक्वल टू V इंटू I। ओके, अगर आपको क्लियर हो तो मैं कह सकता हूं, अच्छा मैं इस पर रेशंस लाना चाहता हूं। दो तरीके हैं मेरे। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा V इज इक्वल टू I/R, ओम्स लॉ, और आपने एक और चीज पढ़ी होगी, मैंने आपको बताया था लास्ट 2 लेक्चर्स बिफोर द लास्ट वन, I इज इक्वल टू V इंटू R। ओके, सो V इज इक्वल टू I/R एंड I इज इक्वल टू V इंटू R। अगर आप इसमें ध्यान दें तो देखिए, मैं पहले पुट करता हूँ, मैंने पहले इसे पुट करता हूँ V इज इक्वल टू I/R। सो अगर मैं इसमें पुट करूँ तो P में लिखूंगा I, देखो V की जो मैं लिख रहा हूँ I/R, तो I/R डॉट I। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू I
स्क्वायर अपॉन, ओके आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, मैंने एक मिस्टेक कर दी है कि v इक्वल टू आई इंटू आर होता है और इक्वल टू वी बाई आर होता है, सॉरी। सो दिस इज इक्वल टू आई इक्वल टू वी बाई आर, मैंने ये उल्टा लिख दिया, सिली वन। ओके, सो आई होप दिस नाउ दिस विल बी क्लियर। ये होता है, ओके लेट मी, सॉरी फॉर दिस। तो ये होता है v इक्वल टू आई आर, और ओम्स लॉ होता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, एंड और कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या लाते हैं, हम आर को लाते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सो वी फॉर्मूला जो बनता है v इक्वल टू आई आर, और आई होता है v बाई आर का। ओके, अब मैं पुट करता हूँ v, इसमें v की जगह i इंटू आर, तो इफ आई पुट तो i इंटू आर डॉट आई, ओके दिस इज करेक्ट। सो दिस विल कन्वर्ट एज आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, अच्छा अगर मैं v की जगह न v को i इंटू आर ना पुट करके आई इक्वल टू वी बाई आर पुट करूँ, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट होगा, i इज इक्वल टू v, और मुझे i को पुट करना है v बाई आर, सो v बाई आर, एंड दिस विल बी इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये तीनों फॉर्मूले आपके इक्वली इंपॉर्टेंस हैं, और तीनों आपके मतलब सेम ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा खास अंतर नहीं है। बस अगर आप ऐसे देखें तो आप पावर, जैसे कि आप अगर आपको ये याद है तो आपके लिए कोई भी याद कर लीजिए, उससे आप बाकी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसी में आप ध्यान दें तो मैं क्या करूं, मैं आई को अगर यहाँ पे आई की जगह वी बाई आर पुट कर लूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, मतलब फर्दर कन्वर्जन अगर करना चाहें तो सिंपल, मतलब बेसिकली आपके तीन ही फॉर्मूले इसमें निकलेंगे। ओके, इसके अलावा और कोई नया फॉर्मूला नहीं फ्रेम होगा, और तीनों एक दूसरे में कन्वर्टिबल है इससे, ओम्स लॉ का यूज करके। इन तीनों में ऐसा कोई फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बेसिकली अगर आप मुझसे पूछें कि सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो मैं आपको तो बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा इसलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक रीज़न है, और बेसिकली आप ये रीज़न पढ़ें क्लास 12 में आप पढ़ेंगे एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट, उसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, लेकिन अगर आप क्लास 10 की बात करें तो आपके तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अच्छा फॉर्मूला कौन सा है, तो मैं सिंपल कहूँगा कि जो क्वेश्चन अप्लाई हो जाए वो आपके लिए अच्छा है, एज इजी एज दैट। ओके, तो तीन फॉर्मूले हैं आपके लिए पावर के, और ये पावर जो है ये किसी एक एलिमेंट के क्रॉस है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि जूल्स लॉ जो है, या जो फॉर्मूला है, ये एलिमेंटल है, मतलब कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए है। मतलब मैं ऐसे क्या समझाता हूं आपको, लेट्स से दैट्स अ एलिमेंट, ओके, इसके क्रॉस वोल्टेज है V, इसके थ्रू करंट है I, और इसका रेजिस्टेंस है R, तभी आप इसको लगा सकते हैं। अब आप ये नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस और करंट इसका ले लें और वोल्टेज किसी और सर्किट का ले, किसी और मतलब दूसरे रजिस्टर का ले लें और उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा, नहीं, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो मतलब जिस सर्किट या फिर जिस रजिस्टर का आपको पावर निकालनी, मतलब इस रजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट हुआ, तो आप उसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस रख सकते हैं, आप उसी रजिस्टर का करंट यूज कर सकते हैं, और आप उसी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ एलिमेंटल लॉ है, मतलब पर्टिकुलर एलिमेंट के ही अक्रॉस जो करंट है उसी को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो तीन फॉर्मूले P इक्वल टू V इंटू आई, नेक्स्ट वन इज I स्क्वायर R, नेक्स्ट वन इज V स्क्वायर बाई R। ये तीनों आपके इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट वी मीन बाई जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। दिस इज द पावर डिसिपेटेड। वाई डिसिपेटेड वर्ड हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जो रजिस्टर होता है वो कोई पावर एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है। जैसे आप रजिस्टर में अगर कोई करंट दें तो रजिस्टर हीट होने लगता है, और वो पूरी की पूरी एनर्जी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरे का पूरा पावर, ये हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, इसलिए हम लिखते हैं पावर डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर। ओके, अच्छा अगर मैं ऐसे कहूँ कि हीट एनर्जी जनरेटेड एनर्जी की बात करूँ तो आपको पता होगा वर्क होता है, एक्चुअली वर्क और एनर्जी एनालॉगस चीज़ें होती हैं। आपने शायद लास्ट ईयर देखा भी होगा वर्क और एनर्जी कन्वर्जन का फॉर्मूला, वर्क और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, वर्क और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्जन, ऐसे आपको वर्क एनर्जी कन्वर्जन थ्योरम भी आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर। तो वर्क और एनर्जी एक एनालॉगस चीज़ें होती हैं, और वर्क का फॉर्मूला होता है, मैंने लास्ट पेज पे लिखा था पॉजिटिव वर्क अपॉन टाइम, तो मैं लिख सकता हूँ वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और ये वर्क क्या है? ये वर्क है हीट एनर्जी के इक्वल होगा, बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि हीट यहाँ पे जो भी एनर्जी डिसिपेट किस फॉर्म में हो रही है, हीट फॉर्म में हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ जो भी यहाँ पे जो हीट मतलब वर्क डन होगा, जो भी मतलब वर्क मतलब
इतना जो पावर है ये किसी अगर वर्क को परफॉर्म करेगा तो उसमें जो नेट हीट एनर्जी जनरेट होगी वो इसी के इक्वल होगी, एच मतलब वर्क के ही। तो मैं कह सकता हूँ एच विल बी इक्वल टू हीट विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एंड दिस फॉर्मूला वी यूज फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अच्छा अब मैं लिखता हूँ हीट, दिस इज हीट एनर्जी अगेन डिसिपेटेड। वाई? क्योंकि रजिस्टर कोई एनर्जी यूज करके नहीं रखता है। हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर। अच्छा अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आता है सर क्या सारे ही इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जितने भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज करते हैं की ईएमएफ बैटरी या फिर और बहुत सारे, क्या कोई भी हीट एनर्जी स्टोर कर नहीं रख सकता है या फिर एनर्जी स्टोर करके नहीं रख सकता है? तो ये गलत होगा। एनर्जी स्टोर कर रख सकते हैं। जैसे अगर आप बैटरी को ही देख लीजिए तो बैटरी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखती है, किस फॉर्म में? केमिकल फॉर्म में। और अगर आपने अभी कुछ एलिमेंट्स नहीं पढ़े, जैसे कि दो एलिमेंट मैं आपको और बता देता हूँ, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर, कंडेंसर। आपने फैन के पास जो कंडेंसर देखा होगा उसे कहते हैं कैपेसिटर, मतलब इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में। तो वो भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे हीट एनर्जी हमारी होगी दिस इक्वल पावर इनटू टाइम, दिस विल बी इक्वल टू वी आई, ये तो पावर हुआ, इनटू टाइम टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी एंड फर्दर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ओके, सो ये होगा फॉर्मूला हमारा हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी डिसिपेटेड इन अ रजिस्टर। ओके, अच्छा इसमें जूल्स लॉ कहाँ था? तो मैं बता दूं जूल्स लॉ का यूज करने के लिए हम सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, ये फॉर्मूला जो है ये वाला। ओके, नाउ लेट मी राइट व्हाट इज जूल्स लॉ। सिंपल, अब इसी ये जो फॉर्मूला है ना पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इसी को वर्ड्स फॉर्म में लिख दीजिए, जूल्स लॉ होगा। मैं लिखता हूँ, ओके लेट मी राइट फर्स्ट, आपको क्लियर हो जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स that power of heating generated by an electrical conductor. Electrical conductor means resistor. Is now is, okay let me write the words only, is proportional to the product of its resistance and the square of the electric current passing through conductor। आपको देखने में बड़ा लग रहा हो पर इसमें कुछ भी नया चीज नहीं है, सिंपल। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट पावर जनरेटेड, और से पावर ऑफ हीटिंग पावर जनरेटेड इन एन कंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर आप वर्ड्स को और ज़्यादा बड़ा करना चाहें तो, इज ओके मतलब पावर इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर मतलब स्क्वायर ऑफ द करंट पासिंग, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, ओके प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट मतलब दो चीजों मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट की इक्वल है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द करंट, अच्छी सेकंड में लिखा है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, और इनके प्रोडक्ट के प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट के, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। तो सेम मतलब बस बेसिकली आपको लैंग्वेज से प्रॉब्लम हो रही होगी, बेसिकली लिखा यही है पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर वर्ड्स फॉर्म में। ओके, तो यही होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आप ऐसे ही और मैं इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोज, ऐसे मैं कह सकता हूँ, लेट मी राइट वंस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट्स दैट फर्स्ट पॉइंट, पावर, पहली बात किस बारे में बताता, पावर के बारे में, पावर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, ओके, एंड पावर इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके, सो P is basically what it states, this states that P is equal to I square R. So this is what is meant by Joule's law of heating. Okay,
सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ दिस द लास्ट टॉपिक, ये इस चैप्टर का लास्ट ही था। अब इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं है, अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स है। अब जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में या फिर कोई भी अदर साइड बुक आप फॉलो कर दें, आप उस पर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ, बेसिकली जूल्स लॉ हीटिंग से जुड़े मैं कुछ न्यूमेरिकल्स दे देता हूँ, और इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, उसमें कुछ भी ज़्यादा। और आप बेसिक थ्योरीज पढ़ लीजिए जितनी है। कुछ फॉर्मूले से आप कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, इवन एनसीईआरटी के जो, या फिर आप ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, मतलब बेसिकली इस चैप्टर के जहाँ भी क्वेश्चन मिले आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो मैं आपको अगले क्लास में आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट में आप डाल दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा। ओके, अच्छा मैं एक काम और करूँगा कि इस वीडियोस में कुछ ऊपर आपको कार्ड्स दे दूंगा। कार्ड्स मतलब कि उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा फुल प्लेलिस्ट का। ओके, अगर किसी को ढूंढने प्रॉब्लम होती है तो। और इसके एंड स्क्रीन में भी मैं कुछ प्लेलिस्ट के या फिर कुछ मतलब और वीडियोस के लिंक दे दूंगा। ओके, नाउ 1 और 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स मेक इट सिंपल इजी क्वेश्चन। दिस इज 1 ohm, there's a battery of 2 volt. Find power of 1 ohm and heat generated in 1.5 minute. अच्छा, एक चीज़ और बची हुई है, डेट इज़ यूनिट्स। ओके, मैं इसके बाद बताता हूँ आपको यूनिट्स। ना मैं इसे सॉल्व करता हूँ। सिंपल, अगर आप ध्यान दें तो इस 1 ओम का आपको पावर बताना है, तो पावर इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अच्छा, सबसे पहली बात स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, सर फॉर्मूला कौन सा यूज करें, वी आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। तो ऐसा कोई आप कोई फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर वही आएगा। आप तीनों यूज कर लीजिए अगर आपको ऐसे डाउट हो रहा है, पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन तो आप किसी भी एक को यूज कर लीजिए। और कौन फिर वो होता है सर पर्टिकुलर कौन सा करें, तो पर्टिकुलर वो कीजिए जो आपको लग रहा है आप यूज कर सकते हैं। मतलब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तो वी स्क्वायर बाई आर कर लीजिए। डाउट है तो करंट निकालिए, वी आई कर लीजिए या आई स्क्वायर आर कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन करके इसलिए बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 1 ओम का निकालना है, तो सबसे पहली बात 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज बताइए। तो 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये है 2 वोल्ट, क्योंकि ये पूरा वोल्टेज के अक्रॉस आएगा। 1 ओम के अक्रॉस 1 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, तो आर है आपका 1 ओम। ओके, अच्छा और चीज़ें, रेजिस्टेंस तो 1 ओम दैट है ही। अच्छा, करंट 1 ओम के थ्रू करंट कितनी है, तो करंट होता है वी बाई आर, ये भी एलिमेंटल लॉ है। तो वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये है 2/1 दैट इज 2 एम्पियर, सॉरी। ओके, अरे ऐसे साथ डायरेक्ट पुट कर लीजिए तो आपको 2 एम्पियर आ जाएगा। ओके, पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज करना चाहिए, मैं तीनों यूज कर देता हूँ, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। तो वी इंटू आई, तो वी 1 ओम और आई 1 ओम, तो ये और ये मल्टीप्लाई 4 वॉट। अच्छा, इसकी यूनिट होती है वॉट पावर की, आप वॉट आपको पता ही होगा। ओके, अच्छा वेट अ मिनट। ओके, सो पी इज टू वी आई और यहाँ से 4 वॉट, आई स्क्वायर आर। अच्छा, आई कितना है, दैट इज 2 एम्पियर, सो 2 स्क्वायर इन टू रेजिस्टेंस इज 1, सो दिस विल कम एज 4 वॉट। अच्छा, मैं यहाँ एक लाइन बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो दोनों में। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कम एज 4 वॉट। नाउ ऐसे सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर, वी कितना है 2, सो 2 स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 ओम, तो ये आया हमारा 1 ओम। इसको भी आप करें तो आपका आंसर आएगा 4 वॉट। ओके, तो आप तीनों से ध्यान दें, तो आप तीनों मतलब अगर आप तीनों सॉल्व करें, किसी से भी सॉल्व करें, आंसर आपका सेम आएगा। ओके, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, तीनों फॉर्मूले आपके सेम ही आंसर देंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। और अब आप मतलब एक बहुत मतलब यूनिवर्सल टाइप क्वेश्चन है कि स्टूडेंट हमसे पूछते सर इजी कौन सा है, तो जो आपसे लग जाता है वो इजी है बेसिकली। ओके, अच्छा एक पॉइंट और इस जो फॉर्मूले में थोड़ी सी है इंपॉर्टेंट, दैट इज यूनिट। मैंने आपको बताया नहीं, एक्चुअली इसमें एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ यूनिट। सिंपल, पावर की यूनिट जो आपने पढ़ी है, एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर, दो आपने पढ़ा होगा। एक पढ़ा होगा वॉट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, मैं लिख देता हूं वॉट। और एक आपने पढ़ा होगा
जूल पर सेकेंड, दोनों सही हैं, दोनों यूज़ की जाती हैं। ओके, तो यहाँ भी हम दोनों यूज़ करते हैं, दोनों मतलब दोनों का यूज़ करते हैं, और दोनों ही मतलब कि दोनों ही आपकी प्रैक्टिकली एकदम मतलब आपकी मतलब एकदम करेक्ट हैं। ओके, तो ये वॉट और एक जूल पर सेकेंड, तो यहाँ मैं लिखता हूँ वॉट और जूल पर सेकेंड। अच्छा, एक और यूनिट जो और यूज़ की जाती है जिसे कहते हैं किलो वॉट आवर, लेकिन ये पावर की यूनिट नहीं, ये एनर्जी की होती है। अच्छा, एनर्जी की मैं आपको अच्छा इस हीट एनर्जी को देखिए, जैसे मैंने आपको ये लिखा था ना VIT, तो मैं इससे थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। कॉमर इसे कहते हैं, ये यूनिट ऑफ पावर एकदम सही है, ये यूनिट मतलब ये यूनिट आपकी एनर्जी के टर्म्स में एकदम सही है। एक और यूज मतलब कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ना व्हाट डू मीन कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से बेसिकली मतलब ये है कि जिसको हम कॉमर्स, कॉमर्स बेसिकली मीन्स जो मेरे दिमाग में समझ में आता है कॉमर्स वर्ड से, या जो मतलब सब्जेक्ट भी है कॉमर्स, तो बेसिकली जो हम मार्केट में या फिर जो हम बिजनेस में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो बेसिकली थोड़ा बहुत मतलब वही है। तो कॉमर्शियल यूनिट मतलब जो आप यूज़ करते हैं किसी एनर्जी को मतलब खरीदने में या सोल्ड आउट करने में। अच्छा, आप एनर्जी कब खरीदते हैं? आप एनर्जी खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आप खरीदते हैं पावर जनरेटिंग कंपनीज से, जैसे UPPCL, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपके घर में जो मीटर लगा होगा एक बिजली का, वो आप मीटर जो हर मंथ में एक रीडिंग होती है और उसे एक ऑफिसर आके एग्जामिन करता होगा और उसके हिसाब से आपकी बिल देता होगा। तो वो जो एनर्जी आपने खरीदी वो कॉमर्शियल यूनिट है। उसमें बहुत सारी चीज़ होती है, कुछ क्या कहते हैं डोमेस्टिक यूनिट्स अलग होती हैं और सारी यूनिट्स अलग होती हैं। तो मैं आपको बेसिकली बताऊँ कमर्शियल यूनिट्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। देखिए, ये एक टाइप एनर्जी का जिसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली मार्केट्स में, एनर्जी को बाई या सोल्ड करने के लिए। अच्छा, नाउ कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होती है ये होती है किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अच्छा, मैं वो समझाता हूँ कैसे किलोवाट आवर इसका कन्वर्सन। मतलब अगर आप ध्यान दें तो एनर्जी वर्क की क्या होगी, वॉट इनटू सेकेंड। ऐसा मैं आपको अच्छा कंफ्यूज ना, तो मैं बताता हूँ। देखिए, वर्क क्या होता है, पावर होता है, वर्क होने तो वर्क मिलेगा पावर इनटू टाइम। तो अगर आप यूनिट, वेट अ मिनट, ओके, यूनिट ऑफ वर्क अगर आप लिखें तो आप लिखेंगे पावर का यूनिट, और टाइम का पावर का क्या होता है वॉट, और टाइम का क्या होता है सेकंड, तो ये होगा वॉट इनटू सेकंड, और ये सही है। हालांकि इसी को हम जूल भी कहते हैं, वो भी सही है, लेकिन वॉट इनटू सेकंड भी सही है। अच्छा, जब हम यूज़ करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे, तो चूंकि सेकंड बहुत छोटा मतलब टाइम गैप होता है, तो हम क्या करते हैं सेकंड ना यूज़ करके आवर यूज़ करते हैं, और वॉट भी थोड़ा छोटा होता है, इसको थोड़ा इंक्रीज करके क्या करते हैं वॉट यूज़ करें, किलो वॉट यूज़ करते हैं, और फिर आपकी ये यूनिट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो सॉरी, तो मैं इसे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये था वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। अच्छा, किलो वॉट आवर, 1 किलो वॉट आवर, मैं इसे लिख सकता हूँ। देखिए ये क्या है, ये है 1000 वॉट इंटू 1 आवर। मतलब कि अगर कोई मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फिर कोई इंसान 1000 वॉट मतलब 1000 वॉट की पावर से 1 घंटे काम करे, तो जो पूरा एनर्जी वो खर्च करेगा या जो पूरा वर्क वो करेगा वो होगा 1 किलोवाट आवर, और यही है हमारा कॉमर्शियल यूनिट। ओके, अच्छा, इसे थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1000 वॉट इंटू 1 आवर को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड। अब मैं इसे लिख सकता, सॉरी सेकेंड, यहाँ मैंने वॉट लिखा है। अच्छा, अगर आप इसे थोड़ा सॉल्व करें तो आप पाएंगे 6 इंटू 6 36 इंटू 3 4 5, तो 10 to the power 5 वॉट सेकेंड। मैं इसको लिखता हूँ एक और तरीके से, 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 वॉट सेकेंड। अच्छा, मैंने 10 to the power 6 क्यों बनाया, क्योंकि 10 to the power 6 को कहते हैं मेगा। अगर आपने लास्ट ईयर अगर आप ध्यान दें तो आपने पढ़ा होगा यूनिट्स में 10 to the power 6 को यूज़ करते हैं मेगा, 10 to the power 3 किलो, 10 to the power 6 मेगा। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप क्या करिएगा, क्लास 11th का एक लेक्चर होगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा यूनिट्स का, उसमें मैंने आपको बताया, तो उसमें आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ना।
इसे कहते हैं 10 into 3.6 या फिर 3.6 मेगावाट सेकेंड या 3.6 into 10.6 वाट सेकेंड। इसे मैं कह सकता हूँ 3.6 मेगा जूल और इसे 3.6 10.6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर जो 1 किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट होती है वो इक्वल होती है 3.6 मेगा जूल के, मतलब 3.6 मेगा एसआई यूनिट के या नॉर्मल यूनिट के। ये हुई कमर्शियल यूनिट और ये हुई नॉर्मल यूनिट या एसआई यूनिट। अच्छा, एक और पॉइंट, आपने जो सुना होगा टर्मोलॉजी, आपने सुना होगा ना कि 1 यूनिट बिजली का दाम इतना है। तो वो 1 यूनिट क्या है? वो 1 यूनिट यही यूनिट है, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। इसी को कहते हैं 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने उसमें देखा होगा, वो कहते हैं ना कि 1 यूनिट का मतलब आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन शायद 7.30 या कुछ इतने, मतलब 7 या 8 रुपीज़ के आसपास होता है कॉमर्शियल, सॉरी डोमेस्टिक में। कॉमर्शियल 13 या 14 के आसपास होता है रुपीज़, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। वो मतलब वेरी भी करता है कि आप कॉमर्शियल मतलब घर पे चला रहे हैं या आप इंडस्ट्री है कोई, या कोई मतलब कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो अलग अलग होते हैं, मतलब अलग अलग रेट्स, मतलब अलग अलग स्लैब्स बनाए गए सबके लिए। तो जो 1 यूनिट होता है वो ये होता है, वही 1 किलोवाट आवर, और इक्वल होता है 3.6 वाट सेकेंड या फिर मेगा 3.6 मेगा जूल के। ओके, तो इसी को कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इससे जुड़े मिलेंगे। लास्ट ईयर, इस ईयर भी 2020 में भी एक फिजिक्स में क्वेश्चन आया था यूनिट ऑफ एनर्जी कॉमर्शियल यूनिट से जुड़ा हुआ बोर्ड में। ओके, अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा है ये कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। इसमें एक पॉइंट और निकाला था, हीट जनरेटेड इन 1.5 मिनट, तो मैं इसे निकालता हूँ अब। तो हीट जनरेटेड, तो एच इज इक्वल टू वॉट इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 4 वाट। टाइम, टाइम इज 1.5। अब फिर से यहाँ देखिए, ये किस में लिखा है? मिनट में, और एसआई यूनिट ये है, तो एसआई यूनिट यूज करके हम मिनट में सेकंड कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे? 1.5 इंटू 60, तो इस जीरो से ये जीरो कटा। ओके, 15,690 करेक्ट, हाँ 15,690, 90 इंटू 4 360, तो दिस विल कम एज 360 जूल। मतलब इतनी आपने, इतना जूल एनर्जी इतने देर में ये 1 ओम का जो रजिस्टर होगा वो डिसिपेट करेगा अपने मतलब हीट एनर्जी के फॉर्म में। ओके, सो आई होप दिस विल बी क्लियर। अब मतलब इस टॉपिक में अब कुछ नया नहीं है, मतलब अब मतलब कॉन्सेप्ट या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स तो आपके तो अनलिमिटेड है, आप जितना चाहते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और अगले क्लास में हम पूरा सोल्यूशन करेंगे एनसीईआरटी का। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है। ओके, सो डेट्स ऑल फॉर दिस वन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, आप इसे देख लीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ओके, थोड़ा लेट हुआ इस बार वीडियो में, आई होप अगला वीडियो आपका टाइम से आ जाए। ओके, हालांकि एक और पॉइंट था, मैं सोच रहा था कि इसलिए ये भी कारण था लेट होने का। हालांकि आप उससे कहेंगे सर एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, लेकिन ठीक है, आप जैसा जो भी कहें। एक पॉइंट ये था कि एनसीईआरटी जो सॉरी सीबीएसई बोर्ड है वो सिलेबस रिवाइज कर रहा था, मतलब सिलेबस चेंज कर रहा था लॉकडाउन के कारण थोड़े बहुत। तो मुझे मतलब ये प्रॉब्लम, मैं सोच रहा था कहीं ऐसा ना हो कि चैप्टर को हटा दे या चैप्टर को थोड़ा डिक्रीज कर दे, तो मैं इसलिए लास्ट पोर्शन को लेकर थोड़ा डर रहा था। लेकिन ठीक है, जैसा मुझे नहीं पता क्या हुआ, आगे पता नहीं कितना डिक्रीज होगा, तो फिर भी मैं कंप्लीट करते हैं इसको जैसे मतलब नॉर्मल वे में। और सिलेबस बढ़ना तो है नहीं, घटना ही है, तो देखिए आप जितना होगा बाद में हम इसको फिर से मतलब रिवीजन करते हो उन पार्ट्स को फिर मतलब कट ऑफ कर देंगे जो भी इसमें पार्ट्स होगा। ओके, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, होप टू सी यू सून।